अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में अपने कास्ट अकाउंटिंग के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में से चौथे लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जी दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल कास्टिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल कास्टिंग। आज हम बात करेंगे मटेरियल कास्टिंग के हवाले से। और एज यूजुअल हम सबसे पहले तो अपना प्रीवियस लेक्चर रिव्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसमें हमने बात की थी IASB फ्रेमवर्क की के financial statements according to IASB framework, financial performance, financial position और cash flows of the organization के हवाले से बताता है। फिर हमने different financial statements डिस्कस की, जिनमें हमने बात की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द अकाउंट्स की हमने बात की थी। फिर हमारा जो मेजर फोकस था वो ये था कि जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है, मैंने बात की थी कि ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन कास्टिंग डिपार्टमेंट के हवाले से हमारी कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमने जो कल मेजर बात की थी वो की थी CGS की, और CGS के साथ हमने बात की थी इनकम स्टेटमेंट की, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमने इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्कस किया था कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट का रिलेशनशिप क्या है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है जी। आज के सेशन में हम मटेरियल कास्टिंग के कुछ एरियाज आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ एरियाज हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज जो चीजें हमने डिस्कस करनी है उसमें मटेरियल क्या है, मटेरियल और सप्लाईज की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, उसके बाद हमने बात की थी कि इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए सिस्टम्स कौन से हैं और इन्वेंट्री कास्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। इन चार एरियाज पे आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल क्या है। तो मटेरियल मींस गुड्स इन इन्वेंट्री kept as input for the production of finished goods या output। हर वो चीज, वो गुड्स मीन्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, गुड्स मीन्स उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जो आपने अपनी इन्वेंट्री में रखी हुई है। इन्वेंट्री मीन्स जो कि अनयूज्ड या अनसोल्ड स्टॉक है। किस लिए रखी हुई है कि इनको इनपुट के तौर पे यूज करना है ताकि आप अपनी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर सके। तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज डिटरमिन की थी कि जो हमारा प्रोडक्शन वाले बिजनेस हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको यूज करके कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में। ठीक है जी। तो एक और टर्म जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में वो थी प्रोडक्ट कास्ट। इसको एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कास्ट क्या थी। हमने कहा था कि वो कास्टें जो हम एक फिनिश गुड्स का यूनिट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको जो चार्ज करते हैं उनको हमने क्या कहा, ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट कास्ट। तो प्रोडक्ट कास्ट में दो चीजें हैं, मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट। मटेरियल हमने कहा कि दैट कंटेन्स हैवी प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन कास्ट। इसकी जो करेक्टरिस्टिक क्या है
कि जो एक प्रोडक्ट की कास्ट है उसमें मेजर पोर्शन किसका होता है, मटेरियल का कास्ट का। क्यों? क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेजर काम क्या है कि उसने मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। लेकिन ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन पे या हर प्रोडक्ट लाइन पे अप्लाई नहीं होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, बट मेजॉरिटी ऐसे होता है। तो मैनेजमेंट को ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने मटेरियल कास्टिंग क्यों सीखनी है, ताकि मैनेजमेंट विजिलेंट रहे, उसको पता हो, उसको इस चीज की जानकारी हो कि मटेरियल की कास्ट को हमने कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं दो वेज में, या कास्ट को रिड्यूस करके या रेवेन्यूज को इंक्रीज करके। तो हमें यहाँ पे मटेरियल की कास्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, कीपिंग इन माइंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, हमें उसके लिए क्या करना है, मटेरियल की कास्टिंग पे कास्टों पे फोकस करना है। तो कन्वर्जन कास्ट का हमें पता है कि लेबर और एफओएच या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बट इस पे हम फिर किसी फर्दर लेक्चर्स में जब हम एफओएच की और लेबर की बात करेंगे तो इस पे ज्यादा फोकस उस वक्त करेंगे। राइट नाउ क्योंकि आज का हमारा एजेंडा है मटेरियल की कास्टिंग, कास्टों के हवाले से। जी, तो किस किस नेचर के मटेरियल और सप्लाईज बिजनेस में होती है? सप्लाईज ऐसी गुड्स को कहते हैं जो कोर्स ऑफ एक्शन, बिजनेस के जो कोर्स है उसको, ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए यूज होते हैं। मटेरियल हमें पता है, एक हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस सप्लाईज में भी कौन कौन सी सप्लाईज कौन कौन सी? एक ऑफिस सप्लाईज जो ऑफिस में यूज होती है और दूसरी शिपिंग सप्लाईज की चीजों को सेल आउट करने के लिए। इसकी क्लासिक एग्जांपल, लेट्स अज्यूम मैं अगर आपको बात करूं दराज.pk की, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड उनके कार्टन्स होते हैं, उसमें वो पैक करके अपने क्लाइंट तक सेल आउट करते हैं। तो वो जो कार्टन्स हैं वो सप्लाईज यूज हो रही हैं किसके लिए? शिपिंग के लिए। वो सप्लाईज किस लिए यूज हो रही है? शिपिंग के लिए। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, ऑलरेडी हम इस पे काफी बात कर चुके हैं। जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो कास्ट ऑब्जेक्ट को, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि टेबल बनाना है तो उसमें वुड जो यूज होगी वो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली ट्रेसेबल टू कास्ट यूनिट नहीं है, जैसे कि टेबल में ही एग्जांपल को हम अगर कंटिन्यू करें तो पॉलिश जो यूज होते हैं टेबल में, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। कि आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इन्वेंट्री मेंटेनेंस सिस्टम्स। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम या फिजिकल सिस्टम भी इसको बोलते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हैं ईच इन्वेंट्री को। जो भी इन्वेंट्री का आइटम आपके पास मटेरियल का आता है उसको आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट मींस जब भी कोई ट्रांजैक्शन रेलिवेंट टू मटेरियल होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग साथ ही आप करेंगे। अब रेलिवेंट टू मटेरियल कौन सी चीजें होती हैं? मिसाल के तौर पे आपने मटेरियल अपने सप्लायर से परचेज किया, आगे मटेरियल आपने अपनी प्रोडक्शन में इशू कर दिया, तो उस वक्त जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन मटेरियल के रेलिवेंट होगी आप मटेरियल को उस वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो परपेचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं ये आपको यूजफुल किस लिए होते हैं? अगर आपने मंथली या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। अब देखें, एक्सटर्नल पर्पस के लिए तो सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, लेकिन इंटरनल पर्पस के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के यूज के लिए हम अपनी क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअल या किसी भी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ताकि हम अपने जो डिसीजंस हैं अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके और उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस जो है उनको चेंज कर सके। तो
इस मेथड में दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो गुड्स सोल्ड हुई है उनकी कास्ट डिटरमिन करना और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिटरमिन करना ऑटोमेटिकली डायरेक्टली होती जाती है, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई रिसीट या इश्यूएंस करेंगे, आपने अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा अपडेट करना है। आजकल मॉडर्न दुनिया में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो यूज होता है, क्योंकि अब तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ऑटोमेटिकली ये सारा काम करते रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर डाटा आपका अपडेट करते रहते हैं जो डायरेक्टली अलाइन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये जिसको फिजिकल सिस्टम कहते हैं। इसमें आप रिकॉर्ड को अपडेट नहीं रखते, डू नॉट कीप अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, बल्कि क्या करते हैं, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है या कोई भी जब भी पीरियड एंड होता है, जरूरी नहीं वो 1 साल हो, 1 माह हो सकता है, 3 माह हो सकता है, तो बिजनेस क्या करता है, बट नॉर्मली 1 साल के बाद ही होता है कि बिजनेस फिजिकल काउंट करता है। क्या करता है? फिजिकल काउंट। इसकी ये डेफिनेशन है, एन एक्चुअल काउंट ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द कंपनी। आप क्या करते हैं? एक्चुअल काउंट करते हैं फिजिकली। जो भी इन्वेंट्रीज आपके पास पड़ी हुई है उनको एक एक चीज उनकी कैलकुलेट करते हैं और उस एक्चुअल काउंट को कंपेयर करते हैं जो रिपोर्टेड रिकॉर्ड्स आपके पास है उनमें इन्वेंट्री के फिगर्स को। तो उस फिजिकल काउंट की बेस के ऊपर जो फिगर्स एक्चुअल आपके आए, आपने उस वक्त इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया। कब? जब अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हुआ। तो इसकी जर्नल एंट्रीज दोनों की डिफर करेंगी। सबसे पहले हम परपेचुअल की एंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो 3 तरह की, जब परचेजेस होंगी उस वक्त क्या एंट्री होगी, जब सेल्स होंगी उस वक्त क्या एंट्री होगी, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्या एंट्री होगी। तो परपेचुअल में जब परचेजेस की तो हमने डेबिट किसको किया? इन्वेंट्री के अकाउंट को, ना कि परचेजेस के अकाउंट को। तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री का अकाउंट आपका अपडेट हो गया। और अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है, अगर कैश पे है, तो सिंपल अकाउंट्स पेएबल को हम रिप्लेस किस चीज के साथ कर देंगे? अकाउंट्स पेएबल्स को रिप्लेस कर देंगे कैश के साथ, अगर कैश ट्रांजैक्शन है, या बैंक के साथ। कैश या बैंक हम क्रेडिट कर लेंगे अगर कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट्स पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इसी तरह क्रेडिट सेल्स, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, क्रेडिट कर लिया। और अगर कैश है तो अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल की जगह पे कैश या बैंक, कैश या बैंक टू सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद एक और एंट्री पास करेंगे, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सीजीएस डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। उतनी अमाउंट की, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जितनी जो आपने यूनिट सेल कर दिया। फिर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो आपको इन्वेंट्री के रेलेवेंट कोई एंट्री नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो अपडेट कर लिया है अपना रिकॉर्ड। बट अंडर पीरियोडिक सिस्टम जब परचेज की चीजें, तो आपने परचेजेस को डेबिट किया और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया। अगेन कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश या बैंक को। और जब सेल्स हुई तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। नॉर्मल जब हम एबीसी ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन पीरियोडिक सिस्टम वाली हम उस वक्त सीखते हैं।
फिर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ओपनिंग इन्वेंट्री के बैलेंस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसको इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करना है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्योंकि ऑलरेडी वो परचेजेस में हम एक्सपेंस आउट कर चुके हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री को एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए डेबिट कर लिया और पी एंड एल से उसका पोर्शन एक्सपेंस वाला निकालने के लिए पी एंड एल को क्रेडिट कर दिया। तो ये दो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज हम कब करते हैं, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज अंडर परपेचुअल सिस्टम और अंडर पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। जी अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री के डिफरेंट कास्टिंग मेथड्स की। जी तो इन्वेंट्री के कास्टिंग मेथड्स 3 हैं। पहला कौन सा है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर तीसरा कौन सा है, एवको, या जिसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं। जी अब हम आने वाली स्लाइड्स में इन तीनों मेथड्स पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल FIFO मेथड, इसके फीचर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फीचर्स ऑफ FIFO मेथड, FIFO आपको बेटर इंडिकेशन देता है किस चीज का, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। क्यों, क्योंकि हमने कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले यूनिट्स आपने परचेज किए उनकी पहले इश्यूएंस करते, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास लेटेस्ट यूनिट्स होंगे। जब आपके पास लेटेस्ट यूनिट्स होंगे तो वो प्रैक्टिकली बात समझ में आती है कि वो यूनिट्स जो है, लेटेस्ट यूनिट्स जो हैं एंडिंग इन्वेंट्री के, वही आप अपने रिकॉर्ड में भी शो कर रहे हैं जो अभी तक आपके पास पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये बेटर इंडिकेशन देता है किस हवाले से, एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर्स के लिए। क्योंकि नॉर्मली बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, जो पहले वाला आइटम्स आपने परचेज किए हुए उनको आप एटलीस्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, और एक असम्पशन यहां पे हम लेंगे कि इन्फ्लेटरी प्राइसेस आपके पास है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती रहती है कि जो पहले वाले यूनिट्स हैं वो सस्ती प्राइसेस पे आपने खरीदे हैं और जो बाद वाले यूनिट्स हैं वो महंगी प्राइसेस पे खरीदे हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी नेट इनकम इंक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि जो महंगे वाले यूनिट्स हैं वो आपके इन्वेंट्री का पार्ट है, और जो पुराने वाले यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट कम है वो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज किए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इससे कम होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ेगी। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, नेट इनकम इंक्रीज होने से बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे टैक्सेस की अमाउंट भी बढ़ जाएगी बिजनेस की, हाई प्रॉफिट्स टू हाई टैक्स। तो समटाइम क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए कोशिश करती है कि प्रॉफिट्स कम पे शुरू करे। तो ऐसे सिनेरियो में FIFO जो है वो सूटेबल मेथड नहीं होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। जी फिर हम
लाइफो के फीचर्स की बात करते हैं। इट डज नॉट gives a good indicators about ending inventory value। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली इन्वेंट्री है वो आपने इशू कर दी है, महंगी इन्वेंट्री या लेटेस्ट जो है वो इशू कर दी, और आपने जो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, जो ओल्ड इन्वेंट्री है, आपने उस पे वैल्यू किया अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो इससे क्या होगा, फाइफो के बिल्कुल रिवर्सल हो जाएगा कि इन्वेंट्री आपने कम वैल्यू की, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर होगी, कम वैल्यू की, और इससे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हायर कास्ट वाले आइटम्स को आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड किया, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आपकी रिड्यूस कर जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। बट प्रैक्टिकली ये कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं है, मेजॉरिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस के ये अगेंस्ट अप्रोच है जी। तो तीसरा मेथड ये इन बिटवीन है, ये दोनों का दरमियानी रास्ता है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फाइफो और लाइफो के इन बिटवीन होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, जो वेटेड एवरेज होते हैं यूनिट्स के उसको यूज कर लेते हैं। प्राइस को, यूनिट्स की जो प्राइस है उसको वेटेड कर लेते हैं, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उस एवरेज पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर है उसकी जी। अब हम, अगर हमारा परपेचुअल मेथड परपेचुअल है, सिस्टम परपेचुअल है, तो इन्वेंट्री शीट हमारी कैसे बनेगी, चाहे हम फाइफो यूज कर रहे हैं, चाहे हम लाइफो यूज कर रहे हैं, चाहे हम एफ को यूज कर रहे हैं। तीनों मेथड्स में इन्वेंट्री शीट का फॉर्मेट कुछ ये होगा कि सबसे पहले डेट आएगी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगर हमने इन्वेंट्री को रिसीव किया है तो हम यहाँ पे, या प्रोडक्शन में कंज्यूम किया है, तो क्वांटिटी यहाँ पे इस कॉलम में क्वांटिटी आएगी, उसका पर यूनिट रेट इस कॉलम में आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट के कॉलम में उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर इसी तरह इशू या सेल, अगर यूनिट सेल किए या इशू किए हैं तो उसकी क्वांटिटी टोटल यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स अज्यूम ये 1 जनवरी की डेट है, ये 2 जनवरी की डेट है, तो 2 जनवरी को हम क्वांटिटी यहाँ पे इशुएंस के कॉलम में इशुएंस की तो यहाँ पे लिखेंगे, रेट यहाँ पे और अमाउंट यहाँ पे, और फिर इसका बैलेंस आउट करते जाएंगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले बैलेंस के कॉलम में आ जाएगा, और फिर अगर रिसीट हुई तो उसमें ऐड करके टोटल बैलेंस आएगा, और इशुएंस होगी तो फिर उसी तरह हम सो ऑन ये ट्रांजैक्शन हम अपने फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। अपकमिंग स्लाइड्स में हम इसकी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे जी। तो हम फाइफो, लाइफो और एफको के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अंडर परपेचुअल सिस्टम जी। डाटा ये है कि जेम्स एंड कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड इश्यूज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2002। 2002 सन के जनवरी के मंथ के रिसीट्स और इश्यूएंस का कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा कि हमें जरूरी नहीं इन्वेंट्री शीट बनाने के लिए, इन्वेंट्री शीट बनाने के लिए हमें ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमारे पास सेल प्राइस अवेलेबल हो। इन्वेंट्री शीट अगर हमने बनानी है तो हमें सेल प्राइस की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम सेल प्राइस पर यूनिट हमें कब चाहिए होगी, जब हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन डाटा में सेल प्राइस नहीं दी हुई।
अगर दी हुई होती है तो इन्वेंट्री शीट या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें वो सेल प्राइस नहीं चाहिए होगी। ठीक हो गया जी। अब 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 50 यूनिट्स का और पर यूनिट प्राइस कितनी है 40। फिर 8 जनवरी को हमने रिसीट की 200 यूनिट्स की और प्राइस पर यूनिट क्या है 50। अब मैंने आपको ऑलरेडी बात एक कही थी कि हमने अज्यूम किया कि इन्फ्लेटरी प्राइसेस होंगी, जैसे कि 40 से हम किधर मूव कर रहे हैं 50 की तरफ, फिर 50 से हम किधर मूव कर रहे हैं 60 की तरफ, एंड देन 75। फिर 11 जनवरी को हमने 60 यूनिट्स इशू कर दिए। 13 जनवरी को और हमें रिसीट हुई 150 यूनिट्स की और ये 60 पर यूनिट प्राइस पे, और फिर 18 जनवरी को 100 यूनिट्स की रिसीट हुई 75 पर यूनिट प्राइस पे, और फिर 20 जनवरी को हमने 150 यूनिट्स इशू कर दिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि इन्वेंट्री शीट्स बनानी है फाइफो मेथड में, लाइफो में और एफको में। तो मूव करते हैं पहले हम फाइफो मेथड के सॉल्यूशन की तरफ। जी जनाब, हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स थे 50 यूनिट्स। 50 को हमने मल्टीप्लाई किया 40 के साथ तो 50 टाइम्स 42,000 इसका फिगर आ गया। फिर हमारे पास 50 वो यूनिट्स तो है ही हैं, 200 यूनिट्स हमने 8 जनवरी को खरीदे तो ये हमने उसके रिसीट्स के कॉलम में फिगर डाल दिया। 200 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। तो इन्वेंट्री का बैलेंस अब हमारे पास 250 यूनिट्स हो गए। 50 यकम जनवरी वाले और 200 किस डेट वाले 208 जनवरी वाले। 10,000 इसकी वैल्यू आ गई, 200 ज़रबे 50 और 2000 इसकी वैल्यू होगी 50 ज़रबे 40। मैं इधर इंडिकेट कर देता हूं आपको। 200 टाइम्स 50 और 50 टाइम्स 40, हमने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लिया। फिर 11 जनवरी को हमने 60 यूनिट्स इशू किए। अब देखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टोटल कितने यूनिट्स हमने इशू किए 60। इन 60 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले हम इशू करेंगे 50 जो हमारे पास थे यकम जनवरी वाले, इनको हमने यहां पे इशू कर दिया। यकम जनवरी वाले 50 हमने इशू कर दिए, लेकिन टोटल इश्यूज कितनी करनी है 60 की। तो 10 यूनिट्स हमने 200 वालों में से यहां से हमने 10 यूनिट्स इशू कर दिए। तो 10 टाइम्स 50 इसको इसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, 500 ये फिगर आ गया, और 50 टाइम्स 42,000 का ये फिगर आ गया। तो ये टोटल 2500 का फिगर हो गया। इस 2500 के फिगर को में के बाद हमारे पास 190 यूनिट्स बच गए। इन 200 में से हमने ये 10 इधर इशू कर दिए, तो बैलेंस हमारे पास कितना आया 190 यूनिट्स का आ गया। उस 190 यूनिट्स को हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बैलेंस जो बच गया वो 9500 का। फिर देखिएगा, हमारे पास 13 जनवरी को 150 यूनिट्स हमने और रिसीव की। अब देखिए 150 को हमने अगेन मल्टीप्लाई किया उसकी प्राइस के साथ 60, तो 9000। अब बैलेंस जो आ गया 190, तो ये वाले हमारे पास आ गए जो हमने पिछले लिए थे, और 150 यूनिट्स हमारे पास अब ये आ गए इन्वेंट्री में। तो 150 और 190 के दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस के साथ, तो ये टोटल फिगर हमारे पास आ गया। इसके बाद 18 जनवरी को हमने मजीद 100 यूनिट्स और रिसीव किए
और उसकी प्राइस 75 है, तो इसका टोटल फिगर आ गया। अब बैलेंस के कॉलम में हमने इसको भी ऐड कर दिया। ये दोनों तो पिछले हमारे पास ऑलरेडी थे, अब इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 100 टाइम्स 75, तो ये टोटल फिगर्स आपके पास आ गए। आफ्टर दैट हमारे पास 20 जनवरी को 150 यूनिट्स आपने इशू किए, और वो 150 यूनिट्स आपने पर यूनिट 50 की प्राइस पे इशू किए। तो 150 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 7500। क्यों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमने 190 में से 150 इशू किए, 190 में से 150 इशू किए, तो यहां से रिमेनिंग बैलेंस जो हमारे पास बचा वो 40 यूनिट्स का। 40 का ये 150 भी एज इट इज हमारे पास है, और ये 100 भी हमारे पास है। इनको इनकी रिस्पेक्टिव प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके हमने अपना बैलेंस निकाल लिया। ये है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं, और ये फिगर जो है ये हमारे पास इश्यूएंस के कॉलम का अगर हम टोटल करें तो वो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फिगर है ये हमारे पास आ गया। इश्यूएंस के कॉलम के अमाउंट का टोटल करें, इसका एक काउंटर चेक लगा लेते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम इस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है हमारे पास, कितना बैलेंस है क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमारे पास? 18,500। ठीक है जी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस हमारे पास है 2000। ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है हमारे पास? 2000। ये फिगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है जी। अब रिसीट्स के कॉलम का टोटल कर लेते हैं। तो 10,000 प्लस 9,000, 19,000 प्लस 7,500, 19 और 7 26,500। तो हमारे पास परचेजेस का फिगर आ गया 26,500। जी, तो 26,500 में हमने ऐड किया 2,000 को, तो 28,500 उसमें से माइनस किया 18,500 को, तो हमारे पास फिगर जो आया वो है 10,000। आप ये देखिए, ये फिगर हमारे इश्यूएंस के कॉलम के फिगर के साथ मैच हो गया। तो इसलिए अगर हम इश्यूएंस के कॉलम का सीधा सीधा टोटल कर लें तो वो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ जाएगा। जी, अब हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के डेटा को यूज करते हुए लाइफो मेथड की तरफ। ओपनिंग इन्वेंट्री उसी तरह 50 यूनिट्स थे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट रेट के साथ, 50 को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया,
तो 50 टाइम्स 40 इक्वल टू 2000। फिर रिसीट, पहली रिसीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसी तरह हमारे पास यूनिट्स आए, हमने उसको ऐड कर दिया। अब जब इश्यूएंस की लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट के जो यूनिट्स हैं, अब हमने ये 60 यूनिट्स लेने हैं। ये कहां से लेने हैं? जो हमारे पास लेटेस्ट इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं। लेटेस्ट के इन्वेंट्री के यूनिट्स हमारे पास हैं 200 यूनिट्स। अब इनमें से हमने 60 यूनिट्स ये लिए, लास्ट वाले आइटम्स 50। अब रिमेनिंग कितने बच गए? ये 50 एज इट इज है, और इसमें से हमारे पास ये 140 यूनिट्स आ गए। ये हमारे पास 140 यूनिट 60 इधर चले गए और 140 बैलेंस में बच गए। इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनके रिस्पेक्टिव रेट्स के साथ, तो टोटल फिगर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिसीट है 150 यूनिट्स की। ये फिगर्स दोनों को हमने अपने पास एज इट इज, जो पिछले 11 जनवरी के हमारे पास बैलेंसेस है उनको रिकॉर्ड कर लिया। फिर रिसीट को हमने एज इट इज ऐड कर दिया 150 टाइम्स 60 पे, 150 टाइम्स 60 पे हमने उसको ऐड कर दिया। फिर देखिएगा 100 यूनिट्स की और रिसीट आई हमारे पास, हमने उसको ऐड कर दिया। 100 यूनिट्स की जब हमारे पास रिसीट आई, उसको जब हमने ऐड किया तो वो फिगर भी हमने एज इट इज इसको उठाया यहां से, तो अपने बैलेंस में ऐड कर दिया। इश्यूएंस, अब 20 जनवरी को हमने 150 यूनिट्स इशू करनी थे। तो हमारा लाइफो मेथड में क्या होता है, लेटेस्ट यूनिट्स को हमने पहले इशू किया, तो इस 100 को हमने पहले इशू कर दिया। ठीक है जी। फिर 50 यूनिट्स और करने थे, वो ये जो 150 पड़ा हुआ है 60 की प्राइस में से पे, तो यहां से हमने 50 यूनिट्स को इशू कर दिया। तो रिमेनिंग हमारे पास ये फिगर जो है, यहां से बैलेंस बच गया 100 यूनिट्स का। किसमें से? 150 में से हमने 50 इधर रिकॉर्ड कर दिए और 100 यूनिट हमारे पास ये बैलेंस बच गया। अब इश्यूएंस मुकम्मल हो गई, तो यहां से 100 यूनिट बच गया और ये 140 एज इट इज हमारे पास बच गए और ये 50 भी एज इट इज बच गया। तो इनको हमने अपना इश्यूएंस वाली डेट पे फिगर शो कर लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो टोटल अमाउंट जो आई, टोटल यूनिट्स 290। याद रखिएगा यूनिट्स किसी मेथड में भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो है ये चेंज हो गया। अब ये 150 है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस आ गया 13,500। अगेन हम उसी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी, ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस कितना था? 200 यूनिट्स, 2000 अमाउंट, सॉरी। फिर परचेजेस का जैसे हमने पहले फिगर कैलकुलेट किया, 10,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500, 19 और 7 26,500 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर अब कितना है? 15,000।
28,005 में से 500 में से 15,000 माइनस किया तो रिमेनिंग फिगर 13,500 आ गया, जो कि सेम है इश्यूएंस के कॉलम के फिगर के साथ। अब जरा कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। फाइफो में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000 थी, फाइफो, और लाइफो, फाइफो और लाइफो। सीजीएस उधर 10,000 की और इधर 13,500 की। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर 15,000 की और वहां पे 18,500 की। तो वो चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि जी फाइफो में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, क्योंकि लास्ट हाईएस्ट प्राइस वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाएंगी और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी। और लाइफो में इसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसका नाम है एवको मेथड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है पर यूनिट कास्ट हर रिसीट डेट पे, हर रिसीट डेट पे पर यूनिट कास्ट एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने सर्कल किया है फिगर, ये इंपॉर्टेंट है इसकी कैलकुलेशन। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं और ये हर डेट, जिस डेट को भी रिसीट होगी उस डेट पे हमें ये यूज करना है। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, 12,000 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू 48 पर यूनिट। ये जहां पे जरूरी होगा ये पर यूनिट रेट जो है ये राउंड ऑफ किया हुआ होगा। अब ये जो पर यूनिट रेट आया है, जब भी अगली इश्यूएंस होगी तो वो हम इस पर यूनिट रेट पे करेंगे। ठीक है जी। $48 पे हमने इश्यूएंस की पर यूनिट रेट, इसको हमने यूज किया और अमाउंट इश्यूएंस की कैलकुलेट कर ली। बाकी यूनिट अब 250 में से 60 हम यहाँ पे लेके आ गए, इश्यू कर दिए, तो बैलेंस 190 का बच गया। उसको उसी रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिगर आ गया। अगेन फिर रिसीट हुई इस डेट पे। ये कौन सी डेट है? 8 जनवरी की। फिर 13 जनवरी को नए यूनिट्स आए, उनकी रिसीट उसी तरह हमने रिकॉर्ड कर दी। फिर पर यूनिट बैलेंस हमने कैलकुलेट किया। अब टोटल अमाउंट 9,120 पुराना बैलेंस आ रहा है ये वाला, और 9,000 ये 9,120 और 9,000 18,120 आ गया। यूनिट्स 190 पुराने वाले और 150 नए हमने जो खरीदे, तो 340 यूनिट्स हो गए। तो अब हमने 13 तारीख को फिर से वो पर यूनिट रेट कैलकुलेट किया कि 18,120 डिवाइडेड बाय
340 equals to 53 equals to 53 and so on। हमने फिर जनवरी 18 को 100 यूनिट्स लिए, तो पिछला बैलेंस 18,120 और अब 7,500 को ऐड कर दिया, अगेन ये 25,620 का बैलेंस आ गया। यूनिट्स 340 पुराने वाले, 100 ये वाले 440। तो अगेन हमने वो प्रैक्टिस दोबारा की, 18 तारीख को हमने कैलकुलेट किया 25,620 25,000 18 की डेट को 25,620 डिवाइडेड बाय 440, तो हमारे पास फिगर आ गया 58 का। ठीक है जी। अब इस 58 पे हमने इश्यूएंस की, कितने यूनिट्स? 150 यूनिट्स यहां से उठाए और रेट इसी को उठा लिया, और फिर रिमेनिंग यूनिट्स इसमें से 290 ये आ गए और अगेन इसको मल्टीप्लाई करते इसके रेट के साथ, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आ गया। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ये यूनिट्स फिर भी सेम है, और ये कास्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब ये कास्ट ऑफ सेल्स का जो फिगर है ये इन बिटवीन है जो फाइफो और लाइफो का फिगर है। लाइफो की ज्यादा होगी और फाइफो की कम होगी, और ये कास्ट ऑफ सेल्स इन बिटवीन होगी सेम इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री फाइफो में ज्यादा होगी और लाइफो में कम होगी, और एल्को का फिगर इन बिटवीन होगा। तो ये हमारा तीनों मेथड से इन्वेंट्री शीट बनी है अंडर परपेचुअल सिस्टम। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने अपने रिकॉर्ड को हर उस डेट पे, जिस डेट पे भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, रिसीट हुई है या इश्यूएंस हुई है, हमने उसको अपडेट किया है। अब हम बात करते हैं अगर पीरियोडिक सिस्टम है जी। अब ये फाइफो मेथड की एग्जांपल है पीरियोडिक सिस्टम में। हमने सबसे पहले करना क्या है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो सारी रिसीट्स को इकट्ठा कर लिया। जैसा कि हमारी यहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री है, फिर फर्स्ट परचेज हुई, फिर सेकंड परचेज हुई, फिर थर्ड परचेज हुई। अब यहाँ पे हमारे पास डेट की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, जस्ट सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। हमने इन सब का टोटल कर लिया, तो ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए और ये उसकी फिगर आ गई, ये उनकी पर यूनिट वैल्यू है। अब हमने टोटल 3000 यूनिट्स सेल किए, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 3000 यूनिट्स में सबसे पहले तो हम फाइफो में 1500 यूनिट्स ये इशू करेंगे, फिर 1000 यूनिट्स ये इशू करेंगे। यहां से हम फिर 500 यूनिट्स को इशू कर देंगे, क्योंकि टोटल कितने करने हैं 3000, यहां पे 2500 हो जाएंगे। बाकी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से कितना फिगर बच जाएगा, परचेज 2 में से 500 यूनिट्स बच जाएंगे। परचेज 2 में से 500 यूनिट्स, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आ गया, और ये वाले सारे के सारे यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री टोटल 1500 का फिगर आ गया। 3000 यूनिट सेल हुए, 500 को हमने मल्टीप्लाई किया 1100 पर यूनिट से, और 1000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 1200 पर यूनिट से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल फिगर आ गया 17,500। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
इसमें से इसको माइनस करके, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करके भी फिगर लिया जा सकता है। 46,50,000 में से 17,50,000 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 29 लाख का फिगर आ गया। 3,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो यूनिट्स हैं, लाइक 1500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 900 से, फिर हमने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, फिर हमने 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 1100 से। तो इस तरह जो यूनिट्स हमने इशू किए उनके अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1500 को 900 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिगर आया 1500 टाइम्स 900 इक्वल टू 13,50,000। तो 13,50,000। फिर 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख, 1 मिलियन। फिर 500 को 1100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 टाइम्स 1100 5,50,000 का फिगर आ गया। $5,50,000। अब इन तीनों का सम करें तो वो 2.9 मिलियन, 29 लाख बनता है। इन तीनों का अगर हम सम करें तो इस वे में भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब ये तो बात थी कि हमने FIFO मेथड को अंडर पीरियोडिक सिस्टम कैसे यूज करना है। अब हम LIFO मेथड की बात करते हैं अंडर पीरियोडिक सिस्टम। अगेन हमने उसी तरह यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब जब इश्यूएंस करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो हमने 3,000 यूनिट सेल किए तो परचेज 3 सबसे पहले इशू करेंगे, फिर परचेज 2 से इशू करेंगे, फिर परचेज 1 से इशू करेंगे। क्योंकि ये तीनों हजार के फिगर हैं तो ये 3,000 यूनिट्स हमने इशू कर दी। अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का ये फिगर बच गया। तो हमने 1500 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो 13,50,000 के क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, या इनको इनके फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलियन, 1000 को 1100 से मल्टीप्लाई किया तो 1.1 मिलियन और 1000 को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 मिलियन। इन तीनों का सम कर लिया तो 3.3 मिलियन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया। अगेन हमने सबसे पहले सारे यूनिट्स को ऐड अप कर लेना है, फिर सीक्वेंस में लास्ट में से इश्यूज शुरू कर देनी है कि अब तीसरा केस एफको मेथड को हम अंडर पीरियोडिक सिस्टम देखेंगे। हमने सिंपल एक काम करना है, अवेलेबल फॉर सेल यूनिट सारे उसी तरह ले लिए, उसमें के बाद पहले तो हम हर डेट ऑफ परचेज पे पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते थे। अब हमने एट द एंड सब यूनिट्स की वैल्यू को, ये जो फिगर है 4.65 मिलियन, 46,50,000 को, और टोटल यूनिट्स हैं
टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट से पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सारे जो यूनिट्स अवेलेबल है, पहले परपेचुअल में जिस स्टेट को भी परचेज करते थे हम उस स्टेट पे पर यूनिट कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फिर उसमें से 3000 यूनिट्स की हमने सेल की, तो उसके 3000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो पर यूनिट प्राइस आई उससे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1500 यूनिट्स, उसको इसी एवरेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आ गया। अगेन यहाँ पे भी जो एंडिंग इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फिगर हैं वो एवको मेथड के इन बिटवीन है फाइफो और लाइफो मेथड के। तो जनाब आज के सेशन में हमने डिस्कस किया मटेरियल और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम और इन्वेंट्री के रेलेवेंट मेथड्स, जिसमें हमने फाइफो, लाइफो और एवको को डिस्कस किया, और फिर हमने परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम्स में इन मेथड्स की एप्लीकेशन देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल मैं इंशाअल्लाह मटेरियल के रेलेवेंट रिमेनिंग इश्यूज पे बात करूंगा। काइंडली मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।